प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ जाती है। 280 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं। इंटरनेट तक बंद करना पड़ जाता है। शेख हसीना रिजाइन करती हैं और वो भाग के इंडिया आ जाते हैं। दोनों तरफ से अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं और काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट है वो करप्ट है। जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अपने फायदे के लिए गलत तरीके से यूज कर रही है। तो नंगा करके पेड़ पे टांग दिया जाता है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। वहां की कोर्ट शेख हसीना को इसका दोषी मानती है और उसको मौत की सजा सुनाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में वहां पे सर्व कर रहे थे, उनको उनके ही कलीग गोली मार देते हैं। अपनी गन्स के साथ खेल रहे थे और गलती से गोली चल गई। दरवाजा बंद करके उनके घर को आग लगा दिया जाता है। अप्रैल 2025 में उनको किडनैप करके उनको पीट पीट के मार दिया जाता है। तो हिंदू कम्युनिटीज पे या फिर माइनॉरिटीज पे अटैक किए जा रहे हैं और ये बढ़ गया है जब से 82 हिंदूज को मार दिया गया है और ऐसे 2500 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। देखिए, आपने काफी टाइम से ये सब न्यूज में सुना होगा कि बांग्लादेश में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्राइसिस हो रहा है और साथ ही दिसंबर 2025 के बाद ये सुनने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा हिंदूज को और हिंदू टेम्पल्स को और जो माइनॉरिटीज है वहां पे उन पे अटैक किया जा रहा है। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये सब कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। तो बात कर लेते हैं शेख हसीना की। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग प्रेसिडेंट और अवामी लीग के भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनकी बेटी है। तो शेख हसीना सबसे पहले पावर में आती है जुलाई 1996 में। जुलाई 2001 तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करती हैं और उसके बाद 2001 में वो इलेक्शन हार जाती हैं। 2009 जुलाई में वो फिर से पावर में आती हैं और 2009 के बाद वो दोबारा से 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शन में फिर से जीत जाती हैं और उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व करती हैं। और इसी तरह शेख हसीना ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन जाती है बांग्लादेश की। देखिए, जो 2024 का इलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है बांग्लादेश और बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, और बोला यह जाता है कि ये इलेक्शंस हैं वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट किए हुए हैं और फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है और अपोजिशन पार्टी इसका पूरी तरह से बॉयकॉट कर देती है 2024 के इलेक्शंस का। और ये तक इल्जाम लगाए जाते हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट पे कि जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम पे अपना कंट्रोल कर रही है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। दरअसल 2009 के इलेक्शन के बाद से ही हर अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश में ये डिमांड करती है कि बांग्लादेश में जब भी इलेक्शन होंगे तो वो फ्री और फेयर हो। इसके लिए इलेक्शन के दौरान वहां पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए, जिसके लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट तब भी मना करती है और तब से लेके 2024 तक कभी भी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई ही नहीं जाती है। इसीलिए 2024 के इलेक्शंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और उसको बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं बोला जाता है। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बाकी जो थी जैसे यूके गवर्नमेंट हो गई, यूएस की गवर्नमेंट हो गई, वो तक बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं थे। और द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें ये बोला जाता है कि बांग्लादेश कहीं से भी अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा और वो एक वन पार्टी स्टेट बन चुका है। इलेक्शन के बाद से ही वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। जो कि स्टूडेंट होते हैं वहां पे वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। शुरुआती टाइम पे ये प्रोटेस्ट जो होते हैं वो पीसफुल होते हैं, इसमें कहीं से भी हिंसा नहीं होती है। पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि जो 1971 के टाइम पे जो वॉर वेटरन्स हैं उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे उनको जो 30% रिजर्वेशन मिलता है उसको हटाने के लिए, जिसके लिए गवर्नमेंट मना कर देती है और स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं इसी डिमांड को लेके। तो होता क्या है कि 15 जुलाई 2024 को शेख हसीना की जो पार्टी होती है अवामी लीग की एक स्टूडेंट विंग भी होती है जिसका नाम है बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि 15 जुलाई 2024 को जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनपे जाके अटैक कर देती है और काफी लोग घायल भी हो जाते हैं उस प्रोटेस्ट में। और उसके बाद से ही जो ये प्रोटेस्ट होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, वहां पे हिंसा होनी शुरू हो जाती है। तो जब यहाँ पे दोनों तरफ से अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं और हिंसा बढ़नी शुरू हो जाती है तो ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और अब ये कहीं से भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रह जाते हैं। देखिए, अब जो प्रोटेस्ट होते हैं वो सिर्फ 30% रिजर्वेशन तक नहीं रह जाते हैं। बात यहां तक आ जाती है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये तक बोलना शुरू कर देते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है और इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का और जो भी वहां पे पुलिस है इन सब का अपने फायदे के लिए गलत तरीके से यूज कर रही है। प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को वहां पे
आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ जाती है और कुछ टाइम के लिए इंटरनेट तक बंद करना पड़ जाता है। और काफी सारी रिपोर्ट्स में ये तक आता है कि जब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया था उस दौरान करीब 10,000 प्रोटेस्टर्स को गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और कई सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है और काफी सारे लोगों को जो वहां की फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वो गायब कर देती है। और कुछ टाइम बाद जब ये मामला शांत होता है तो जो वहां की गवर्नमेंट है वो कर्फ्यू हटाती है और इंटरनेट को दोबारा से चालू कर देती है। कर्फ्यू हटने के बाद और इंटरनेट दोबारा से चालू होने के बाद 4 अगस्त 2024 को हजारों लोग सड़कों पे वापस आते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और शेख हसीना को बोलते हैं कि आप रेजिग्नेशन दो और उसकी रेजिग्नेशन के लिए डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है 4 अगस्त के बाद कि 5 अगस्त को शेख हसीना रिजाइन करती हैं पीएम पोस्ट से और वो भाग के इंडिया आ जाती है। और उसके बाद जो वहां के आर्मी चीफ थे वो शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जब तक इलेक्शन दोबारा से नहीं हो जाते हैं। उसके बाद जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो वहां की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं और एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। इस इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर जो होते हैं वो मोहम्मद यूनिस को बनाया जाता है, जो कि एक इक्विवेलेंट पोस्ट होती है वहां के पीएम के बराबर। उसके बाद बांग्लादेश वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल्स चलाए जाते हैं और ये माना जाता है कि जितने भी प्रोटेस्ट के दौरान किलिंग्स हुई हैं, जो भी हत्याएं हुई हैं, उसकी जिम्मेदार शेख हसीना है। और 17 नवंबर 2025 को वहां की कोर्ट शेख हसीना को मौत की सजा सुनाती। काफी सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो वहां की गवर्नमेंट है वो अवामी लीग के जो बड़े लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डाल रही है और ये तक बोला जा रहा है कि 2024 से लेके अब तक करीब 24 जो अवामी लीग के लीडर्स हैं वो कस्टडी में मारे जा चुके हैं और उनकी मौत का कारण ये बताया जा रहा है कि उनको सही इलाज नहीं मिला या फिर उनको टॉर्चर किया गया है। तो इस गवर्नमेंट पे भी वही आरोप लग रहे हैं जो पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट पे लग रहे थे कि अपोजिशन पार्टी को पकड़ के उन्होंने जेल में डाला और कस्टडी में मार दिया। तो वहां पे अभी भी जो है प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं और अगस्त 2024 से लेके दिसंबर 2025 तक अभी जो रिपोर्ट्स बता रही है कि 280 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं। प्रोटेस्ट में किलिंग तो हो ही रही थी, लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब 12 दिसंबर 2025 को जो वहां के स्टूडेंट लीडर थे शरीफ ओस्मान हैदी, उनको यहाँ पे रैली के टाइम पे मार दिया जाता है। ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन काफी सारी रिपोर्ट्स फिर ये बताना शुरू कर देती हैं दिसंबर 2025 के बाद से कि वहां पे हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है और हिंदूज को किल किया जा रहा है। जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन हो गए या फिर जैन हो गए, बौद्ध हो गए, और उनके जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, वहां पे भी अटैक किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक कम से कम 15 हिंदूज को वहां पे मार दिया गया है। देखिए, जो ये हिंदू किलिंग और जो ये माइनॉरिटी किलिंग वाला जो एंगल होता है वो तब ज्यादा आग पकड़ लेता है जब दीपू चंद्र दास करके एक गारमेंट वर्कर होते हैं बांग्लादेश के भलूका डिस्ट्रिक्ट में, उसको लातों से मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको नंगा करके पेड़ पे टांग दिया जाता है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। और रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको मारने का कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने बोला था कि सारे भगवान बराबर होते हैं। एक दूसरी बड़ी किलिंग तब होती है जब बजिंदर बिस्वास, जो कि बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्सेस में वहां पे सर्व कर रहे थे, उनको उनके ही कलीग गोली मार देते हैं। और कारण ये बताया जाता है कि उन्होंने दीपू चंद्र, जो इससे पहले किलिंग हुई थी, उसके बारे में बोला कि वो गलत था। इस किलिंग के बारे में बांग्लादेश की अथॉरिटीज ये बोलती हैं कि वो दोनों अपनी गन्स के साथ खेल रहे थे और गलती से गोली चल गई। लेकिन सच ये है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा ट्रेंड बांग्लादेशी पैरामिलिट्री सोल्जर्स थे, तो ऐसे कैसे गलती से गोली चल जाती है और एक की हत्या हो जाती है, तो ये भी एक क्वेश्चनेबल था। एक और बड़ा इंसिडेंट होता है जहां पे 9 लोगों की हिंदू फैमिली होती है, उनको बाहर से दरवाजा बंद करके उनके घर को आग लगा दिया जाता है। तो किसी तरह से वो बच के बाहर निकलते हैं और फिर बताते हैं किस तरह से उनको घर में लॉक करके आग लगा दी गई। और इस तरह से वहां पे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो हिंदू फैमिलीज हैं या जो माइनॉरिटी फैमिलीज है उनको ऐसे मारा जा रहा है। वहां पे सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही नहीं, बल्कि एक भावेश चंद करके वहां पे एक प्रोमिनेंट लीडर होते हैं, अप्रैल 2025 में उनको किडनैप करके उनको पीट के मार दिया जाता है। वो कोई कॉमन पर्सन नहीं था, वो वाइस प्रेसिडेंट था बिरल यूनिट का, बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद हिंदू कम्युनिटी लीडर का। तो इन्हीं सारे इंसिडेंट्स या फिर ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स को देखने के बाद ये बोला जा रहा है कि वहां पे हिंदू कम्युनिटीज पे या फिर माइनॉरिटीज पे अटैक किए जा रहे
हैं। मोनिंदर कुमार नाथ जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी यूनिटी काउंसिल के, उन्होंने भी बोला है कि जो माइनॉरिटीज हैं और जो हिंदूज हैं उन पे अटैक हो रहा है कंट्री में, और ये बढ़ गया है जब से शेख हसीना रिजाइन करके भागी है और जब से उनकी गवर्नमेंट गिरी है, ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नवंबर 2024 से लेके अब तक का 82 हिंदूज को मार दिया गया है और ऐसे 2500 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं बांग्लादेश में। इसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदूज पे अटैक हुए हैं या फिर माइनॉरिटीज में अटैक हुए हैं। देखिए, इस सब की वजह से बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है, इसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट गिरी है, जॉब्स कम हुई हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ा है, और ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है वो प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाता है। और इसकी वजह से आगे क्या हो सकता है, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए, और अगर वायलेंस हुआ, फिर से मैनिपुलेशन होता है या फिर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते हैं, तो ये देखा जा सकता है कि ये जो केओस है वहां पे वो लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। देखिए, जिस तरह से आवामी लीग के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी वहां पे एक्टिविस्ट हैं, उनको किडनैप किया जा रहा है और उनको एसेसिनेट किया जा रहा है कस्टडी के अंदर में, तो इससे ये बोलना मुश्किल है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो पाएंगे या फिर हो भी पाएंगे या नहीं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने और वहां के जुडिशियरी ने ये तो बोला कि शेख हसीना गिल्टी है और उनको फांसी की सजा भी सुना दी, लेकिन इस तरह से पूरी की पूरी पार्टी को ही बैन कर देना और वहां के जितने भी आवामी लीग या फिर शेख हसीना से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको अरेस्ट कर देना या फिर उनको पीट पीट कर मार देना, कस्टडी में मार देना, इसकी वजह से जो करंट गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से अपना पूरा कंपटीशन खत्म कर रही है, और ये बोलना मुश्किल है कि इलेक्शन फ्री और फेयर दोबारा से हो पाएंगे। और वहां पे जितने भी जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, जैसे हमने देखा था उस्मान हैदी को भी मार दिया, और ऐसे आवामी लीग के जो लीडर्स हैं उनको भी मार दिया, और अब जो हिंदू किलिंग वाला एंगल है वो भी लेके आ रहे हैं। इसकी वजह से ये बोलना मुश्किल है गवर्नमेंट वहां पे क्या सच में इलेक्शन करवाना चाहती है या फिर वो स्ट्रेच करना चाहती है ये इलेक्शन जितना ज्यादा हो सकता है। 12 फरवरी 2026 को वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं। देखते हैं कि इलेक्शन सच में होते हैं या फिर ये कियोस बने रहेगा और जो वहां पे प्रोटेस्ट हैं वो बने रहेंगे और गवर्नमेंट वहां पे इलेक्शंस को और ज्यादा टालते रहती है।